नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह बिहार के वरिष्ठ पत्रकारों की संगत पंगत है और साथ में बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी भी हैं। जो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं उनमें अरुण पांडे जी हैं, टाइम्स ऑफ स्वराज के संपादक संतोष सिंह जी हैं और रवि उपाध्याय जी हैं। देखिए, हम सीटों की चर्चा कर रहे हैं, एग्जिट पोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार का मिजाज बता रहे हैं, मतदाताओं का मूड बता रहे हैं जो वोट देकर निकले हैं। और इसके आधार पर सीट क्या हो सकता है, नतीजे किस ओर जा सकते हैं, इसे समझने और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। देखिए, एग्जिट पोल भी कल 1 जून को शाम के 6:30 बजे लाइव सिटीज का आएगा, जरूर देखिएगा, हमारे रिपोर्टर्स ने किया है। तो हम चर्चा शुरू करते हैं आज वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से। प्रत्येक वीडियो में हमने 5 लोकसभा क्षेत्रों की चर्चा की है, 22 के बारे में बता चुके हैं। तो वाल्मीकि नगर में जो जेडीयू के उम्मीदवार सुनील महतो और उनके सामने दीपक यादव आए, जो पहले बीजेपी में थे, उन्हें आरजेडी में शामिल कराया गया और वहां तीसरे कोण पर परवेश मिश्रा निर्दलीय लड़ रहे थे, जो उपचुनाव में 22,000 मतों से हार गए थे। जब बैद्यनाथ मेहता के निधन के बाद वहां उपचुनाव हुआ था, तो वाल्मीकि नगर बिहार में लोकसभा सीटों में नंबर 1 सीट भी है। हम सबसे पहले अरुण पांडे जी से समझेंगे कि देखिए, नीतीश कुमार का कुशवाहा कार्ड और उसे तोड़ने की कोशिश लालू यादव, तेजस्वी यादव की ओर से उम्मीदवार बदला गया, ब्राह्मणों की सीट मानी जाती है, लेकिन वाल्मीकि नगर का संकेतक क्या कहता है? देखिए, कुल मिला जुला कर वाल्मीकि नगर में जो चुनाव के दिन तक पिजा था, उसमें ठीक है, प्रवेश कुमार मिश्रा चुनाव लड़े। पिछली बार तो एक फोल्ड से थे, एक गठबंधन के उम्मीदवार थे, इस बार वो निर्दलीय लड़े। तो अधिक स्वजातीय मतदाताओं पर ही डोरा डालने की भरसक कोशिश की। तो चर्चा में भले नहीं लड़ी, लेकिन भरसक उन्होंने लड़ाई तिकोनी बनाने की कोशिश की, लेकिन लड़ाई अंततः सीधी हुई। और जो खबर उस दिन ग्राउंड जीरो से जो बातें आ रही थी, उसमें है कि फिर वही नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा जो आप कहेंगे, तो वहाँ जो जदयू का प्रत्याशी है उसका पर केवल मोदी का नाम कि नीतीश का भी काम? नहीं, वहाँ फिर वो इसलिए कि एक तरफ कुशवाहा वोट है तो एक तरफ यादव वोट भी है। तो वहाँ नरेंद्र मोदी का नाम काम ही कहिए, कैंडिडेट तो कोई कहिए, जहाँ सीटिंग एमपी है उसमें 2-3 ही अपवाद हैं किन्हीं किन्हीं कारणों से, जिनको कुछ जनता में भी थी समझ कि नहीं जुड़े रहे हैं हमारी समस्याओं से। तो वाल्मीकि नगर में जीत होगी एनडीए की, ऐसा अपर हैंड है। एनडीए का सुनील महतो फिर से चुनाव जीत रहे हैं। संतोष जी, आपकी क्या टिप्पणी है? वाल्मीकि नगर को आपने भी समझा और पढ़ा है, और विशेषकर महिला मतदाताओं के मूड को आपने अधिक समझा है। वाल्मीकि नगर का नतीजा जेडीयू की ओर जा रहा है या वहाँ कुछ बदलाव है? देखिए, वहाँ तो लगातार जदयू चुनाव लड़ रही है। मतलब 2000 जब से दोनों गठबंधन बना है, तब से दोनों साथ चुनाव 2014 में सतीश चंद्र दुबे उस समय में भी 2014 में जब अलग अलग चुनाव लड़े थे, तो कुछ सीटें जहाँ जमानत बची थी, मतलब फाइट जैसा कुछ दिख रहा था, तो उसमें वाल्मीकि नगर तो वाल्मीकि नगर नीतीश कुमार का परंपरागत सीट कह सकते हैं, जैसे नालंदा कह सकते हैं ना, उसी तरीके से वाल्मीकि नगर में कुशवाहा को लेकर अपना लव कुश का कॉम्बिनेशन वो बना के रखे हुए। ये प्रयोग इस बार भी उन्होंने किया है, उम्मीदवार को रिपीट किया है। उम्मीदवारों के खिलाफ गुस्सा जबरदस्त था, और वहाँ जो आपको आदिवासी संथाल वो पिछले बार से कुछ ज्यादा इनसे नाराज था, तो वो परेशानी इनके लिए थी। लेकिन ओवरऑल जब वो वोट, हमको लगता है कि जिस तरीके से 2 धारा में बटी, और एक समस्या क्या है कि यादव जब आने के बाद थोड़ा एग्रेसिव कैंपेन हो जाता है, जबकि वहां से इस तरीके से यादव वर्सेस कभी रहा नहीं, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट जो है, उसका लाभ थोड़ा जदयू को होता दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए, वाल्मीकि नगर में जेडीयू जीतती हुई दिखाई पड़ रही है, संतोष सिंह को भी। अब हम चलते हैं संजय कुमार जी के पास, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आपने क्या समझा वाल्मीकि नगर में? नहीं, ठीक है, वाल्मीकि नगर और बेतिया ये दोनों ब्राह्मण बहुल इलाका है, और एक ब्राह्मणों का रहा है कि वाल्मीकि नगर या बेतिया हम नहीं लड़ेंगे तो लड़ेंगे कहाँ। ठीक है, बक्सर से हमको लड़ाया जाता है, तो एक नाराजगी थी। लेकिन जैसे ही
गठबंधन के तरफ से दीपक यादव उम्मीदवार बनकर के आते हैं, फिर ये नाराजगी एनडीए की ओर से, नहीं महागठबंधन की ओर से, तो धीरे धीरे नाराजगी को कम की गई। हालांकि प्रवेश मिश्रा ने कोण बनाने की कोशिश की कि ठीक है, अगर कोई नहीं है तो मैं तो आपके बीच में हूँ, हम लड़ेंगे और आप अपनी ताकत दिखाइए। बिल्कुल। लेकिन बाद में जब मोदी जी की वहां बात चली कि तो क्या नरेंद्र मोदी को आप नहीं चाहते हैं कि वो फिर दोबारा प्रधानमंत्री बने, और नीतीश कुमार के जो कोर वोटर हैं, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट वाले जो 36% के वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं से दीपक यादव के खिलाफ एक गोलबंद हुए। महिला मतदाता भी वहां निकली और निकल करके अपना वो मत दी। तो महिला मतदाताओं के बारे में तो ऑलरेडी परसेप्शन है कि वो कहाँ खड़ी रहती है, क्योंकि कुरेदने के बाद जब वो उनके मुंह से विकास निकलता है, योजनाओं पर बात करती है, तो जो मेरी समझ है वाल्मीकि नगर को लेकर के कि ये जो कुशवाहा है, महतो है, मनोज महतो, सुनील महतो को थोड़ा एज मिलते हुए दिख रहा है। अब रह गई बात की जो प्रवेश मिश्रा, ये कितना ब्राह्मण मतों का बिखराव कर पाते हैं। अगर ब्राह्मण मतों का बिखराव कम कर पाएंगे तो ज्यादा अंतर से जीतेंगे, लेकिन एज इन्हीं को मिलते हुए दिख रहा है। तो चलिए देखिए, सुनील महतो को एज मिलता दिखाई पड़ रहा है वाल्मीकि नगर में, संजय जी भी मान रहे हैं, रवि उपाध्याय जी। नहीं, निश्चित रूप से वाल्मीकि नगर में सुनील महतो जो बैजनाथ महतो के पुत्र हैं, जो मर गए थे, असामयिक निधन के बाद ही उपचुनाव हुआ था तो वो जीते थे। तो ऐसे में आप बैजनाथ महतो के बारे में हम फिर थोड़ा बताएंगे कि बिहार सरकार में वह मंत्री भी थे, तो वह उन्होंने अपने रिजिम में काम करके दिखाया था, जो डिपार्टमेंट उनको मिला था, और वह आम आवाम से जुड़ा हुआ ही विभाग मिला था हमको, जहाँ तक याद पड़ता है। तो ऐसे में वहाँ पर निश्चित रूप से प्रवेश मिश्रा जो ट्रायंगुलर फाइट बनाने की कोशिश कर रहे थे उसमें नहीं सफल हुए हैं, और वह जो ब्राह्मण वोट है वह भी जो है सो इनके तरफ, सुनील महतो की तरफ गया है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए, वाल्मीकि नगर में सभी सहमत हैं कि जेडीयू ही जीत सकती है। अब हम चलते हैं मिथिला की राजधानी दरभंगा की ओर, और दरभंगा का मिजाज क्या है, यहाँ प्रयोग किया तेजस्वी यादव ने, किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया, ललित यादव को सामने लाए, और गोपाल जी ठाकुर एनडीए के उम्मीदवार, उनके खिलाफ गुस्सा बहुत था। देखिए, हम सबसे पहले संतोष सिंह से ही समझेंगे कि दरभंगा में इन्होंने क्या समझा, और दरभंगा में जो मतदाताओं का मूड था वह किस ओर जा रहा है, किसकी जीत की संभावना अधिक है। संतोष जी। देखिए, जितना आक्रोश गोपाल जी ठाकुर को लेकर जी, वो आक्रोश हम बिहार के कुछ सांसद ऐसे होंगे जिनके खिलाफ इस तरीके का उतना आक्रोश तो चंद्रवंशी के खिलाफ भी देखने को मिला। छोड़ दीजिएगा, एगो दूगो तो अलग बात है, 2-3 सांसद जो आते रहे उनके बारे में आप कर सकते हैं, लेकिन गोपाल जी ठाकुर के बारे में देखिएगा जबरदस्त आक्रोश है। और खास करके जब वो ब्राह्मण गांव में जाते थे, दूसरे गांव में नहीं, ब्राह्मण गांव में तो उनको बैठने नहीं देता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वोट नहीं करेंगे, लेकिन पहली बार जब से हिंदू मुसलमान सेंटिमेंट वाली बात हुई है, मुसलमान उम्मीदवार उनके सामने नहीं थे। और ललित यादव की छवि भले पटना में बाहुबली की छवि रही हो, मतलब यहाँ लोग ललित यादव को बाहुबली टाइप देखते हैं, लेकिन दरभंगा में कोई का उस तरीके का छवि नहीं है। उस तरह का छवि फातिमी का मिल जाएगा, लेकिन ललित यादव, और ललित यादव जहाँ खुद पिछले बार बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते थे विधानसभा, उस विधानसभा में वहाँ फातिमी के बेटा खड़े थे, और समझ सकते हैं, तो वो एक बड़ा लीड देने वाला कंस्टिट्यूंसी है ललित यादव, वो बड़ा चुनौती होगा उनको पाटना। और शहर में वोटिंग उस तरीके से नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि दरभंगा बहुत क्लोज फाइट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एकदम एक तरफा कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव पूरे हेलीकॉप्टर में घुमाते रहे, हम उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम चुनाव के दिन भी वोट डालने जरूर आएंगे। इतना कोई भी पॉलिटिकल जो आप व्यक्ति हैं, वोट जरूर, अपना वोट गिराने वो नहीं गए। अब अपने उसके गांव में, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में उनका गांव है, हाँ, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र, जी, वो वोट गिराने नहीं गए। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोट गिराने आएंगे तो कुछ सवाल जवाब किया जाएगा, वोट गिरा तो। और वहाँ सहनी तो दरभंगा में आपको क्या दिखा, 51-49 करना चाहेंगे कि 55-45 करेंगे? मतलब बहुत क्लोज फाइट है, बहुत क्लोज फाइट है। मतलब एज आप बीजेपी, ऐसा थोड़ी बीजेपी दरभंगा हार जाए जी, तब तो समझ जाइए कि खाता, मतलब एज आप देंगे गोपाल जी ठाकुर को? हाँ, एज देंगे, लेकिन बहुत टफ फाइट है। अरुण जी देखिए, संतोष जी कह रहे हैं बहुत टफ फाइट है, लेकिन एज देंगे गोपाल जी ठाकुर को। यदि दरभंगा ही बीजेपी हार जाएगी, प्रधानमंत्री भी गए थे, तो फिर जीतेगी कहाँ? आप क्या समझते हैं दरभंगा के बारे में? देखिए, दरभंगा के चुनाव के बाद और उसके पहले भी जी, चुनाव के बाद तो लगभग रोज ही ललित यादव हम लोग के साथ बैठते हैं,
और उनका वही कही जुमला है कि हम चुनाव हारने के लिए थोड़े लड़ते हैं। जी। लोग पूछते हैं कि भाई कैसा रहा आपका चुनाव, तो उनका ये दावा है। ये बात तो मानते हैं कि गोपाल जी ठाकुर के प्रति बड़ी नाराजगी थी जी। लेकिन अंततः उनके वोट जो उनके वोटर्स हैं वोट उनको मिले हैं। ये खुद ये ललित यादव की बात कर रहे हैं। एक बात और आपने अभी प्रारंभिक चर्चा में की थी कि दरभंगा सीट तो वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट हुआ करते थे इधर से। इस बार प्रयोग फिर आ गए ललित यादव। ललित यादव के कहे मुताबिक की बात बोल रहा हूँ कि फातिमी जब आए इसमें तो इसी शर्त पर आए ही कि वो दरभंगा नहीं लड़ेंगे। दरभंगा की तुलना में मधुबनी में मुस्लिम अधिक है, तो वो मुस्लिम होने के कारण वहाँ अधिक वोटर्स हैं तो उन्होंने पसंद किया था। और ललित यादव सेकेंड चॉइस में कहिए कि पार्टी की ओर से हुआ कि वही लड़ना है तो वो लड़े। तो टोटल जो उस दिन का है, फिर राजद की छवि, इधर नरेंद्र मोदी का नाम काम और चेहरा, जो मैं हर सिटिंग एमपी जितने हैं एनडीए के उनका तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से कोई छूता रहा ही नहीं है। लेकिन कुल मिला जुला कर जो फीडबैक है उसमें वहाँ बीजेपी का अपर हैंड है, गोपाल जी ठाकुर का अपर हैंड है। आप क्या मानते हैं संजय जी? देखिए, गोपाल जी ठाकुर को माना जाता था जमीनी नेता। ठीक है, वो एमपी बनने के बाद कार्यकर्ता से ही सांसद बने जी, और वो साइकिल से गांव-गांव घुमा करते थे, जो गोपाल जी ठाकुर के बारे में जो मेरी जानकारी है। लेकिन सांसद बनने के बाद तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और सांसद को गुमान भी हो जाता है, और सांसद का जो गुमान, अभिमान जो कह लीजिए, अहंकार भी कह लीजिए, अहंकार, तो इन्होंने एक दूरी बना ली। इस बात को लेकर के ब्राह्मण समाज में बड़ी नाराजगी थी। इस कदर नाराजगी थी कि शुरू के फेज में तो लगा, कुछ दिनों तक की लगा कि जैसे इनको किनारे कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे नाराजगी दूर हुई और मोदी जी का फैक्टर वहां भी काम किया। वो नरेंद्र मोदी जब जाकर के उन्होंने कहा कि आप अपने सांसदों को मत देखिए, आप हमको देखिए, हमको ही वोट दीजिए, हमको ही वोट दीजिए, ये बात लोगों को कनेक्ट किया और फिर इनको माफी मिल गई। माफी मिल गई। तो जब माफी मिल गई तो स्वाभाविक है कि जो वहाँ का जो जातीय समीकरण है या जो सोशल कॉम्बिनेशन है, उसमें ब्राह्मण न केवल चुनाव को प्रभावित करते हैं बल्कि सामाजिक ताना बाना में भी वो एक फैक्टर होते हैं। तो वो जो महागठबंधन का जो एक सोशल कॉम्बिनेशन है, उसके बनिस्पत जो ये ब्राह्मणों का जो एक कॉम्बिनेशन है, खास करके दरभंगा में, वो कहीं ना कहीं से अपर एज मिलते हुए हमें दिख रहा है और गोपाल जी ठाकुर ठीक ठाक मार्जिन से वहाँ चीजों को परिणाम में बदल सकते हैं। तो देखिए, गोपाल जी ठाकुर दरभंगा जीत सकते हैं, यह संजय कुमार जी की भी टिप्पणी है। रवि सर, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, दरभंगा सीट अगर यदि गोपाल जी ठाकुर हार जाएं प्रधानमंत्री की सभा के बाद, तो ये सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात है। और सबसे जो संतोष जी कह रहे थे कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी उसी जिले के वोटर हैं और नहीं गए, तो यह मैसेज किया जाता है, यह समझा जा सकता है। इसलिए गोपाल जी ठाकुर के जीतने में कोई इफर्ट नहीं। चलिए, इफर्ट नहीं है, लेकिन देखिए अगली सीट की चर्चा हम आपसे ही शुरू करते हैं, मधुबनी सीट की। आप मधुबनी गए भी थे और वहां अशोक यादव बनाम अली अशरफ फातमी। अली अशरफ फातमी दरभंगा से कई बार सांसद रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और कहा जा रहा है कि बड़ा टैक्टफुल चुनाव लड़े। लोगों के हर घर तक उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की कि तेजस्वी यादव का जन वचन क्या है, क्या मिलेगा और इंडिया ब्लॉक क्या करने जा रहा है। लेकिन हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे अशोक यादव, उनके खिलाफ भी गुस्सा बहुत था। तो फातमी मजबूती से लड़ते दिखाई पड़े, लेकिन परिणति क्या हुई? देखिए, निश्चित रूप से इस जो सीट है इस पर बहुत कसमकस लड़ाई हुई ज्ञानेश्वर जी। जो फातिमी जी ने जो 10 वचन 11 वचन की बात कही, 24 वचन, हाँ 24 वचन जो भी था, वो वचन बहुत सबको टच करता हुआ वचन था। और जो लोग परेशान हैं नरेंद्र मोदी से या नरेंद्र मोदी सरकार से, वह कहीं अपील करता हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि 3 महबूबा नरेंद्र मोदी के, बस गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी, तो यह सब मुद्दा था और महिलाओं के लिए भी अलग से उसमें कहा गया था। तो वह कहीं टचिंग था, लेकिन लड़ाई बहुत जबरदस्त है। अब अशोक यादव अपना सीट बचा पाएंगे कि नहीं, यह एक सवाल निश्चित रूप से है। लेकिन ऐसे मोदी मैजिक है, उसमें कहीं कोई मोदी मैजिक है। यहाँ भी आप दे रहे हैं अशोक यादव को ही बढ़त। संतोष जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे कम पोलिंग वही हुआ है जी, उस फेज में। और एक और बात बता देते हैं, बात मोदी मैजिक की होगी। जहाँ जहाँ मोदी की सभा हुई है, वहाँ वोटर सबसे कम निकला है। अच्छा, ये भी है? ये आंकड़ा देख लीजिए। अच्छा, हम वही देख रहे थे। सर बोले ना, अगर बिहार में उनका मोदी मैजिक चलता है, तो कल पटना में भी देख लीजिएगा, रोड शो किए थे, पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ दे। अब तो अपील करेंगे कि भाई आप
पटना के लोग बाहर निकालिए। अगर मोदी से वाकई में प्रेम है और वोट आप मोदी को देख के कर रहे हैं, तो कल पटना के जितना घर में डाइनिंग रूम में आप बैठ के मोदी के बारे में बात करते हैं, उतना रोड पर निकल के कल वोट कर दीजिए। अच्छा। आपको तो पटना में तो इतनी बढ़िया जहाँ जहाँ मोदी की सभा हुई वहाँ वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। मुजफ्फरपुर भी आप देख लीजिए। अच्छा। हर कंस्टिट्यूंसी 12 सभा किए ना, आप 12 सभा का आप देख लीजिए निकाल के, जिनके पक्ष में वो सभा किए हैं। याद रखिएगा, ऑन रिकॉर्ड हम आपके पास कर रहे हैं, जिनके पक्ष में वो सभा किए हैं वो सबसे कम वोट से चुनाव जीतेगा, कारण जो भी हो, क्योंकि वो टफ सीट पर गए। ये भी बात है। पूर्णिया वो गए, वो सीट तो जदयू था ना, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि देखिए मोदी इस चुनावी राजनीति का सचिन तेंदुलकर है, लिटिल मास्टर है। उनको पता है कि हम, क्योंकि वो सारा टफ, अररिया गए, उनको पता था कि हमारा उम्मीदवार हार जाएगा। पूर्णिया उनको पता था कि अगर ये नहीं होगा तो हम हार जाएंगे। लेकिन जहानाबाद नहीं गए। जहानाबाद नहीं गए। जहानाबाद मान लो पटना आए, बगल में आए, पटना आए तो ये गए। तो उनको पता, औरंगाबाद पहले चले। सबसे पहले याद करिए कि औरंगाबाद गए और नवादा गए। हाँ, औरंगाबाद तो चुनाव के पहले चले गए, क्योंकि उनको पहला सभा वही किया, क्योंकि उनको पता था। बेगूसराय भी गए। बेगूसराय भी गए। आप देख लीजिए ना, जो ये एक खिलाड़ी का अपना टेम्परामेंट होता है। बहुत खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि भाई जो टफ फाइट जहाँ रहेगा ना, तो वहाँ थोड़ा मिडिल ऑर्डर से थोड़ा एक दो चाहेंगे कि थोड़ा गेंद और जो है ना, तो थोड़ा इसका रंग बदल जाए, समझ गए, तेज गेंद कम। तो मधुबनी को क्या समझा आपने? देखिए मधुबनी में मेरा मानना है कि जितने नीतीश, ये तेजस्वी ने जितना उम्मीदवार अपने कंस्टिट्यूंसी में उतारा है, उसमें सबसे स्मार्ट उम्मीदवार फातमी निकली, अली अशरफ फातमी। देखिए अली अशरफ फातमी ऐसा सांसद रहे हैं, दरभंगा में तो हम पत्रकार ही रहे हैं, हम तो देखे हैं वो दौर। वो उस आदमी ने एक अलग तरीके की छवि बनाई। और क्योटी और जाले तो पहले दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में था, अब मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में। क्योटी से उनका बेटा एमएलए भी रह चुका है। और वहाँ घर घर में, तो यहाँ एक बात और हम बता दें कि सिद्दीकी जी यहाँ लगते हैं सेकुलर मुसलमान, लेकिन अपने क्षेत्र में सबसे कॉमनल मुसलमान माने जाते हैं। अब्दुल वारिस सिद्दीकी। आप हैरान रह जाएंगे। हम 3 वर्ष ईटीवी में दरभंगा में थे, सिद्दीकी के बारे में हम वहाँ जो देखे, जब हम पटना के विधानसभा के गिलस्की में उनको देखते थे, हमको अभी हाल में रात को मुझे बैरिस्ता में मिले थे कॉफी पीते हुए। हाँ, वो हम वहाँ कहे ना, उनका पूरा जो है ना राजनीति, एक्चुअली जिस क्षेत्र से वो आते हैं, उनका एक चचा जी थे, वो भी मौलाना, नाम हमको याद नहीं आ रहा, वहाँ जिला परिषद का अध्यक्ष जिस समय हम थे, उस समय जो फातमी और सिद्दीकी में जो राजनीति होती थी, तो पूरा उसी लाइन पे, कॉमनल लाइन पे, मतलब आप आश्चर्य नहीं कर सकते हैं कि पिछले बार वंदे मातरम, फातमी कॉमनल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कभी दाढ़ी उड़ी देखे हुएगा, उनका रंग रूप भी कुछ अजीब दूसरे तरीके का है। जितना आपको वहाँ सवर्ण मिलेगा, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बेटी के विवाह हो, शादी हो, मरनी हो, हरनी हो, फातमी आपको जरूर मिल जाएगा। अच्छा। भले रात के 2 बजे वो काहे न पहुंचे, और दिन भर सोते हैं, रात में जगते हैं, तो रात के राजा हैं सब लोग। हाँ, लेकिन वो जाएंगे जरूर। उसका लाभ मधुबनी में मिला। जितनी कोशिश, एक हम बता रहे हैं, दरभंगा की सभा में सबसे पहले मोदी ने कॉमनल लाइन लिया। हिंदू मुसलमान खुलकर उन्होंने बोला, मुसलमानों ने कोई जो जितना है ये सब दे देगा आरक्षण, ये गौर करिए। टारगेट दरभंगा और मधुबनी था। और पिछले 10 वर्षों में देख लीजिए, कोई ऐसा चुनाव नहीं रहा। पिछले बार वंदे मातरम में अब्दुल वारिस सिद्दीकी फंस गए थे, जो इनको पत्रकार लोग कहा था वंदे मातरम कहिए। तो कॉमनल लाइन पे पूरी कोशिश हुई दरभंगा मधुबनी के ले जाने, और स्मार्टली फातमी ने उस लाइन को दम चलने नहीं दिया। इस वजह से जो यादव, अशोक यादव के साथ रहता था, जिसके कारण 4,50,000 पॉलिटिकल हिंदू हो जाते थे, पॉलिटिकल हिंदू हो जाते थे। आज तक कभी हुकुमदेव नारायण यादव 4,50,000, 25, 60, 70 से ज्यादा नहीं जीते। 4,75,000 से जीते। वो चीजें नहीं है। वहां का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अशोक यादव जीत रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। वहां कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनके पक्ष में सिर्फ इतना ही है कि 14% लगभग महिलाएं वोट की है वहाँ मधुबनी कंस्टिट्यूंसी उसका, और वो महिला मुसलमान महिला भी है, बहुत एग्रेसिव पोल की है। तो वो थोड़ा बैलेंस, जान बचाने वाले 45% तो करीब, मतलब मधुबनी में कुछ भी हो सकता है। अरुण पांडे जी, आप क्या सोचते हैं? देखिए संतोष जी तो कह रहे हैं, जो सतही अनुभव है, ग्राउंड जीरो की जानकारी है, कि बहुत मजबूत लड़ाई है। ये संतोष जी ने जो बातें कही, उसमें थोड़ा सा हम वैल्यू ऐड करते हैं। वो एक तो कि प्रधानमंत्री ने बिहार में 15 सभा की और एक रोड शो किया। अब जो एक दृश्य सामने हुआ, वोटिंग परसेंटेज, तेजस्वी यादव ने तो 251 मीटिंग की,
वोट परसेंटेज तो सभी पिछले चुनाव की तुलना में इस फेज में सभी, अभी 7वां फेज का चुनाव बाकी है, सभी 6 फेज में वोटिंग पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले चुनाव की तुलना में, ये जो सीटिंग एमपी है, चाहे वो मधुबनी से अशोक यादव हो या कहीं के भी हो, ये वहाँ के सिटिंग एमपी के प्रति मतदाताओं की उदासीनता दर्शाता है और सिटिंग एमपी के प्रति ही ये चिंता का विषय होता है कि कोई, जैसा अभी संतोष जी बता रहे थे कि मधुबनी का कैंडिडेट पिछली बार 4.5 लाख वोट से जीता था, तो जब वोट कम पड़े तो अंतर भी कम होगा यदि वो चीज़ है। एक दूसरी बात है कि फातमी साहब की एक छवि रही है जो बताया, उसमें कोई, लेकिन मुझे पक्की जानकारी के आधार पर मैं कहता हूँ कि दोनों कंटेंडर थे, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी और अली फातमी। तो बुखारी के पैरवी पर, बुखारी के कहने पर पहली बार फातमी साहब को टिकट मिला था। ये खुद लालू जी ने, हम लोग थे वहाँ उपस्थित, और ये कहा कि सिद्दीकी और तो अब तो बड़ा ये है कि बुखारी ही पैरवी की, और उस समय आप याद कीजिए लालू तब, लेकिन महसूस क्या किया आपने? समय कम है इसलिए कम बता रहे हैं कि कुल मिला जुलाकर इस बार के चुनाव में वहाँ हिंदू वोट का पोलराइजेशन होता था मुसलमान वोट के, इस बार वैसा देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी जो मेरी खबर है कि वहाँ फिर बीजेपी मत का अंतर कम हो, लेकिन वो सीट बीजेपी जीतेगी। तो मधुबनी आपके हिसाब से बीजेपी जीतेगी, अशोक यादव भी जीतेंगे? संजय जी, देखिए, बड़े ही रणनीति के तहत फातमी साहब ने चुनाव वहां लड़ा। वो जो 24 वचन की बात है, कोशिश की गई कि वो घर तक पहुंचाए, ये लोगों को अपील भी किया, लेकिन उस अपील के बाद जो उन्होंने कोशिशें की कि हम पोलराइजेशन न हो, उसमें फातमी साहब वहां कामयाब होते हुए दिखे। और अगर वो पोलराइजेशन नहीं हुआ, ध्रुवीकरण नहीं हुआ, तो वहां की लड़ाई टफ हो जाएगी। इसलिए हम वहां भी मधुबनी की सीट को 50-50 मानते हैं। 50-50 मानते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं गोपालगंज की। देखिए, गोपालगंज में भी आलोक सुमन जेडी के उम्मीदवार, उनके खिलाफ भी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी। लोग कह रहे थे कोई नया उम्मीदवार आ जाएगा, नया चेहरा आ जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बीआईपी के खाते में यह सीट गई। लालू यादव का गृह जिला है, वे खुद नहीं लड़ते हैं, उनकी पार्टी में नहीं लड़ती है, और किसी नए उम्मीदवार चंचल पासवान को उम्मीदवार बनाया गया। उम्र भी कम, बहुत लोग कह रहे थे बच्चा नहीं कच्चा है। तो गोपालगंज में आलोक सुमन वर्सेस चंचल पासवान, क्या समझा अरुण जी आपने? ये सिटिंग एमपी के प्रति जो भी रहा हो, लेकिन अंततः वहाँ बीजेपी माने वो एनडीए का वहाँ पर हैंड रहा है, एनडीए का अपर हैंड रहा है। संतोष जी, आप क्या मानते हैं गोपालगंज को लेकर? देखिए, वहां तो उम्मीदवार संघ का स्वयंसेवक को बनाया गया, मतलब महागठबंधन की? महागठबंधन जो है संघ का स्वयंसेवक है। अच्छा, हाँ, प्रथम वर्ष होता है संघ का। हाँ, वो लड़का किए हुए हैं। हाँ, और मतलब सब देखिए, लालू जी भले यहाँ लड़ते हुए दिख रहे हैं, देश के स्तर पर ये इमेज भी बना रहे हैं कि हम मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि मोदी से लड़ नहीं रहे। मोदी से लड़ नहीं रहे, मोदी को ये सहयोग कर रहे हैं। लालू यादव मोदी को सहयोग कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं जी। आप मधुबनी में टिकट किसको दिए? झंझारपुर में वो तो वीआईपी ने दिया ना। वीआईपी इनके कहीं बाहर से नहीं ना है। कहते ना भाई कि आप किसको, सुमन महासेठ को टिकट दे रहे हैं। आप उस समय में आप गोपालगंज में टिकट दिए, एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का उसके पिताजी मेंबर है जिसको ये टिकट दिए हैं, लड़का खुद संघ का है, तो क्या ये मैसेज जाएगा? ये तो मैसेज जाएगा ही ना कि भाई आप किस तरीके से चुनाव। गोपालगंज जीत कौन रहा है? गोपालगंज में लड़ाई कहाँ से होगी? लड़ाई नहीं है, लड़ाई कहाँ से होगी बताइए? तो वैसे सवर्ण बहुल इलाका है, कोई उपाय नहीं है। यदि वहाँ उम्मीदवार है, कितनों प्रत्याशी से गुस्सा रहेगा भाई। SC ST सीट पर तो ये रहता ही है ना, बिल्कुल गुस्सा है। भाई उम्मीदवार विकल्प के रूप में, भाई अगर आप विकल्प बनना चाहते, जैसे हमारे समस्तीपुर भाई महेश्वर हजारी के बेटा थे, तो उसी तरीके से क्लोज फाइट, मतलब दोनों दलित में मजबूत दलित, उस तरीके का वो दलित नहीं है मजबूत, ये जदयू वाला ज्यादा मजबूत है, इसलिए कोई लड़ाई उड़ाई का कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, संजय जी आप क्या मान रहे हैं? नहीं, डॉक्टर आलोक सुमन को एज मिलते हुए काफी दिख रहा है, क्योंकि एक तो कि वो सांसद रहे, ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी जो रहा हो, लेकिन उनकी एक अपनी स्वीकारिता है, और उनके सामने अगर कोई मजबूत और धारदार कैंडिडेट महागठबंधन का होता, ठीक है, वीआईपी के ही कैंडिडेट होते, तो एक लड़ाई दिखती। लेकिन चंचल पासवान जिस तरह से उनको मैदान में, किस वजह से उनको टिकट दिया गया, ये तो वीआईपी के लोग ज्यादा बेहतर समझेंगे, लेकिन शायद वो लड़ाई को आमने सामने भी वो नहीं कर पाए। तो आलोक सुमन जो है वो आसानी से जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मार्जिन से और आसानी से जीतते हुए। रवि सर, आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, ठीक बोल रहे हैं। आलोक सुमन जो सिटिंग एमपी हैं, उन्हीं के पक्ष में हवा भी चली है इस बार, इसलिए वैसी कोई लड़ाई वहां पर है नहीं। तो चलिए, इस संगत पंगत की 5वीं सीट, आखिरी सीट किशनगंज,
किशनगंज में लड़ाई त्रिकोणीय। डॉक्टर मोहम्मद जावेद कांग्रेस के मौजूदा सांसद भी, अख्तरुल ईमान ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार और मास्टर मुजाहिद आलम जेडीयू के उम्मीदवार। कहा यह जाता है कि बीजेपी किशनगंज जीतने के बारे में तब सोच सकती है एनडीए जब देश में 500 सीटें जीत ले। तो क्या किशनगंज फिर से कांग्रेस जीतने जा रही है या फिर ओवैसी की पार्टी की जो चर्चा है वहां कोई खेला होने जा रहा है? संतोष जी क्या मानते हैं आप? देखिए बीजेपी तो एक बार वहां शाहनवाज आलम जीते हैं, शाहनवाज हुसैन चुनाव जीत चुके हैं। देखिए अगर ओवैसी के उम्मीदवार पिछले बार की तुलना में 25-50 हजार वोट भी ज्यादा काट लिए तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है। नहीं तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगी तो फिर क्या जेडीयू जीत जाएगा वहां? अगर 50,000 सीट वोट का, देखिए ओवैसी इस बार बिहार में बहुत टेक्टफुली काम किए। शुरुआती दौर में याद होगा 15 उम्मीदवार की घोषणा किया, फिर सबका वापस ले लिया कि हम भाई किशनगंज ही लड़ रहे हैं। कटिहार से भी अपने उम्मीदवार को वापस ले लिया कि भाई मुसलमानों में जो उनकी छवि बन रही थी बीजेपी का बी टीम का, उससे बचे वो। लेकिन जैसे ही किशनगंज का चुनाव नजदीक आया ओवैसी पूरी तौर पर कैंप कर गए। 2-3 दिन तक लगातार वो सभा की। अब इसका अगर कुछ पहले से अगर 50,000 वोट भी ज्यादा अगर ओवैसी पार्टी ले आई तो कांग्रेस तो फिर बहुत मुश्किल होगा तब कांग्रेस। अच्छा कांग्रेस को मुश्किल हो सकती है? पिछले बार 38,000 से जीते थे। मतलब नीतीश कुमार किशनगंज भी जीत सकते हैं अगर 50 इसके भरोसे, ओवैसी के भरोसे। अगर ओवैसी तो देखिए ये तो बड़ी बात कह रहे हैं अरुण जी की। देखिए ओवैसी के भरोसे किशनगंज की सीट भी जेडीयू के खाते में जा सकती है यदि अख्तरुल ईमान पिछले चुनाव से 50,000 अधिक मत ले आते हैं तो। देखिए वहाँ ट्रेंगुलर फाइट थी जी। स्वाभाविक रूप से जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है 72-74% वहाँ मुस्लिम 73%। अब जो हिंदू वोट है स्वाभाविक तो जदयू के ही तरफ ट्रेवल करेगा। उसमें कहीं कोई सब 3 मुस्लिम प्रत्याशी थे और एक डेडिकेशन से कहिए कि एक लक्ष्य इस बार एआईएम लड़ रहा था और उसका लक्ष्य क्या था? नेचुरल है उसका लक्ष्य जदयू को हराना। इसलिए कि पिछले दिनों जब बिहार के एमएलए की उनकी छीना झपटी हुई जब राजद और जदयू साथ, अब अख्तरुल ईमान पिछली बार भी लड़े थे, इस बार तो जदयू का कैंडिडेट मुजाहिद नया चेहरा ट्रेंगुलर फाइट है। लेकिन कुल मिलाजुलाकर कांग्रेस के लिए वो सीट बचाना कुछ जावेद का पर्सनल भी मैनर बिहेवियर और एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर होती है तो चुनौतीपूर्ण था। तो ट्रेंगुलर फाइट में इस बार वो कांग्रेस की सीट जो पिछली बार सिर्फ वही सीट थी जो जीती थी कांग्रेस, इस बार जीत दोहराना मुझे लगता है चुनौतीपूर्ण है। और क्या रिजल्ट आता है जैसा अभी संतोष जी ने बात कही कि एक कंडीशन है कि इतना वोट यदि आईएम को आ जाएगा तो कठिन होगा जावेद को जीतना। तो हम तो उस नतीजे पर अभी 50-50 भी करने की स्थिति में उस क्षेत्र को, लेकिन कांग्रेस के लिए जीतना चुनौतीपूर्ण है। कांग्रेस के लिए जीतना चुनौतीपूर्ण होगा। देखिए संतोष सिंह भी कह रहे हैं, अरुण पांडे भी कह रहे हैं, अब जब किशनगंज नहीं जीतेंगे कांग्रेस तो होगा क्या? खाता खुलेगा क्या? तो देखिए संजय जी से समझते हैं किशनगंज के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं ट्रायंगुलर फाइट है और जिस तरह से वहां पर ओवैसी जी कैंप ही नहीं किए बल्कि कनेक्ट किए लोगों से, उसमें तो मुझे तो लग रहा है कि अख्तरुल इमाम कहीं बेहतर न कर जाए। अच्छा हाँ, एक उनकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो डॉक्टर जावेद हैं वो दूरी बना करके रखे। ठीक है वो थोड़ी उनकी भाषा बहुत ही मीठी है, अच्छा है, लेकिन लोगों के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं रहा। और अख्तरुल इमाम और ओवैसी साहब ने आकर के वहां पर एक सीन क्रिएट किया बिल्कुल कि आपके हिस्से में क्या आता है। महागठबंधन पर प्रहार उन्होंने किया कि अगर बीजेपी अगर आपके लिए ये कर रही है तो महागठबंधन भी आपके लिए सोच नहीं रही है, तो एक बार तो आप अपना प्रतिनिधि भेजिए। तो वहां लड़ाई जो हमको लगता है कि अख्तरुल इमाम और जेडीयू में मास्टर मुजाहिद के बीच में हमें दिख रही है। अच्छा वहां पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर भी जा सकती है। जो वहां का जो जानकारी मुझे किशनगंज की जो बिल्कुल है कि तीसरे नंबर पर और लड़ाई में आमने सामने जेडीयू, क्योंकि जो हिंदू वोट है वो तो ठीक है वो जेडीयू को मिल जाएगा, वो एड ऑन हो जाएगा, लेकिन अख्तरुल इमाम और जेडीयू के बीच में लड़ाई हमें दिख रही है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाते हुए किशनगंज में हमें दिख रही है। तो चलिए देखिए ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया किशनगंज को लेकर। लोग कह रहे थे कि कांग्रेस का खाता खुलेगा, कांग्रेस फिर से जीतेगी। रवि उपाध्याय सर आप क्या मान रहे हैं? नहीं हमारा थोड़ा सा अलग इससे विचार है। या वहां पर मोहम्मद जावेद जो है सो लड़ाई देते हुए दिखाई पड़े हैं। अब वो कैसे हम थोड़ा सा बता दें आपको। देखिए वहां पर जो
सब लोग कहता है कि AIMIM को कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, तो मुस्लिम समाज में यह एक मैसेज है कि हमें अपना वोट देकर के जाया क्यों करें, तो क्यों नहीं हम मोहम्मद जावेद को दें, जो हम लोगों के बीच में रहने वाला आदमी। ऐसे मुजाहिद भी जो है जो जेडीयू प्रत्याशी वहीं के लोकल है और वो भी बहुत सॉफ्ट है, और ओवैसी की पार्टी से जो उम्मीदवार हैं वह भी कोई बाहरी तो है नहीं। लेकिन जावेद के बारे में कहा जाता है कि वह किसी भी दुख की घड़ी में आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली में उनका आवासीय पता और ठिकाना यहाँ के लोगों का रहता है, यह बात है उनके साथ। और उनके बाद एक बात और है कि वह दलित वोट जो जनरल वोट जो हम लोग जो कह रहे हैं दलित वोट, एक इसके कई सारे कारण है, हम इसको ऑफ द कैमरा आपको ज्ञानेश्वर जी बता देंगे, लेकिन यह वहाँ पर तो आप डॉक्टर मोहम्मद जावेद को एज दे रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए रवि उपाध्याय 3-1 का मसला है। देखिए अरुण पांडे जी कह रहे हैं, संतोष सिंह कह रहे हैं कि फंसी हुई सीट है, कोई भी जीत सकता है। और देखिए संजय जी ने कहा कि लड़ाई में ही डॉक्टर मोहम्मद जावेद नहीं रह सकते हैं, लेकिन रवि उपाध्याय बिल्कुल इतर कर रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद जावेद चुनाव जीत सकते हैं। तो अब इस संगत पंगत को यही खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।